नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है मित्रों योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कल 26 नवंबर के दिन सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है वो आ चुका है। कल मैंने एक लाइव क्लास भी लिया, लाइव सेशन लिए और उसमें थोड़ी बहुत जानकारी दी भी थी। कई बच्चों का जो डाउट था वो क्लियर किया था। आज इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और जैसा थंबनेल में देखा है आपने कि इस बार की सीजीपीएससी प्री निकालना आसान होगा, क्यों आसान होगा, किस तरीके से आसान होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी 2-2.5 महीने हैं तो 2-2.5 महीने में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी इस एग्ज़ाम को लेकर, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या इसके लिए कोई कोर्स अवेलेबल है, कोई टेस्ट सीरीज़ है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ये 26 नवंबर जैसा जारी होता है। आपका वेबसाइट में नहीं दिख रहा है बोल रहे थे, तो वेबसाइट में थोड़े दिन बाद दिख जाएगा। ठीक, क्लियर। तो वेबसाइट में कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो देखो एग्ज़ाम कब होना है, लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 11 फरवरी 2024 को। 2 पाली में होते हैं, 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर, फिर एक और पेपर होता है वो होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच। बीच में 3 घंटे का आपको गैप मिलता है। ठीक है, तो 3 बजे से 5 बजे तो ये पेपर 1 और पेपर 2। कुछ बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, पहली बार पेपर में अपेयर करने होंगे, तो उनको जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए बेसिक से बताना जा रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं इसमें, 2 घंटे और 2 घंटे। ठीक है, एक जो पेपर होता है सी सेट का, सी सेट ये होता है क्वालिफाइंग, ठीक, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 33% मिनिमम लाना होता है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन आपको मिनिमम सॉल्व करने होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फिर महिला हो, तो आपको लाने होते 23% मात्र। ठीक है, तो अगर जनरल कैंडिडेट है तो 33 क्वेश्चन कम से कम इतना लाने होंगे, तब आपका जो पेपर 1 का जो जीएस वाला पोर्शन है वो चेक होगा और उसके मार्क्स काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इसमें आप 100 का 100 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो एकदम आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका कोई मेरिट नहीं बनेगा, इसमें आपको बस पास होना है। जो मार्क्स बनेंगे वो पेपर 1 के हिसाब से बनेंगे, जीएस के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, जीएस पेपर के हिसाब से। मुख्य परीक्षा मेंस जो एग्जाम होगा, प्री के बाद मेंस होता है और इसके बाद एक और प्रोसेस होता है इंटरव्यू। तो 3 चरण में एग्जाम होते हैं, पहला प्रीलिमिनरी, प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। ठीक है, तो मेंस की जो संभावित तिथि है वो बता रहा है 13, 14, 15 और 16 जून को। ठीक है, 13, 14, 15 एवं 16 जून। मतलब अगर 11 फरवरी को आप एग्जाम दिला लेते हैं और आपको लगता है कि आप ये मेंस में बैठ सकते हैं इस एग्जाम्स में, तो फिर आपके पास कितने दिन बचेंगे? देखो, फरवरी से लेके मार्च हो गया, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, पूरा मार्च महीना आपको मिलेगा, फरवरी का भी महीना मिलेगा, मार्च, अप्रैल, तो 3 से 4 महीने आपके पास समय हो सकते हैं, या डेट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। तो 4 महीने आपके पास होंगे, 3 से 4 महीने आपको पर्याप्त मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू होगा? तो 1 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन भराना चालू हो जाएगा, जो कि कौन सी तारीख तक रहेगा? 30 दिसंबर तक। 1 महीने रहेंगे, बट आप भर लीजिएगा फॉर्म जितनी जल्दी हो सके, ताकि कोई त्रुटि हो जाए, आपको मालूम चले गलती, तो उसके लिए सुधारा जा सके। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये सबको आप देख लीजिएगा, है ना। त्रुटि सुधार करने के लिए इस बार पैसे ले रहे हैं, आपकी गलती के लिए आयोग क्यों भरे? देखो, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लाइन से सारे पोस्ट के बारे में जिक्र तो नहीं करेंगे, आप इसको देख सकते हो, पीडीएफ ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। डिप्टी कलेक्टर जो मेन पोस्ट होते हैं, 8 पद हैं टोटल, जिसमें अनरिजर्व्ड 3 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए कितने? 3 पोस्ट हैं। क्लियर,
नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पोस्ट आप देखेंगे टोटल 42 पोस्ट हैं देखने को, टोटल पोस्ट की बात करें, ठीक। उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं, अगर हम टोटल पूरे पदों की संख्या देखें तो 242 है, ठीक है। टोटल कितने पोस्ट हैं? 242 है। लेकिन इसका सफ़र आसान नहीं होता। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं, तीनों चरण आपको निकालने होंगे। और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू दिला लिए तो आपका कंफर्म हो गया सिलेक्शन। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आप अगर स्थान बना पाते हैं तब आपको ये पोस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर जैसे पीएससी मतलब हर पोस्ट बहुत हाई लेवल का है और बहुत ज़्यादा सैलरी है, क्लास 2 ऑफिसर है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड पोस्ट ही होते हैं जो उस लेवल के होते हैं और उस लेवल का सैलरी मिलता है। जैसे शुरुआत के आप इतने सारे पोस्ट देख लीजिए, 56,100 मतलब 12th लेवल का ग्रेड पे है यहाँ तक, ठीक है। कौन से पोस्ट तक? जिला सेनानी गृह विभाग तक, सहायक पंजीयक, ये रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग का भी सहकारिता वाले ने देखे है ना, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार पढ़ के हैं, वही रजिस्ट्रार वाला पोस्ट है। सहायक संचालक, असिस्टेंट डायरेक्टर है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग असिस्टेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्लियर। ये सारे पोस्ट जो है ऊपर के ये 56,100 के होते हैं। उसके अलावा जो नीचे के आप पोस्ट देखेंगे ना, कहाँ से शुरुआत होती है? 28,700 से, मतलब लेवल 7 का। और इस टाइप के एग्जाम तो व्यापम भी ले लेता है, ठीक। तो एकदम ये मत सोचना कि पीएससी में निकाल लिया मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे चले गया, ठीक है। तो एकदम टॉप लेवल के पोस्ट ही 56,100 वाले रहते हैं, बाकी आपको 28,700 वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग लेवल के पोस्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक। बात करते हैं क्या इसका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, उस पर उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन इस पर आऊँगा। तो ऑनलाइन कोर्स जी अवेलेबल है। पहला चीज़ तो जिसको लगता है कि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे फ्री में सारी चीज़ें देखनी है, 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 60 डेज का क्रैश कोर्स, इसका प्लेलिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं पहले दिन से लेके अभी 60 दिन तो आराम से आपको मिलेंगे, तो पूरे 60 दिन आप देख पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला चीज़ ये 60 डेज का क्रैश कोर्स ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक। बहुत सारे कंटेंट्स, लगभग सब टॉपिक सब डील किए जाएंगे उसमें। दूसरा क्या चीज़ तो ध्यान रखना, एक फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री का कोर्स है, फुल सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री, ठीक। इसका भी कोर्स अवेलेबल है जिसकी फीस 4299 है, ये भी आप कवर कर सकते हो। तो इसमें प्री का कोर्स आपका कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आप व्यापम में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। व्यापम से रिलेटेड जितने एग्जाम्स आते हैं उसकी भी तैयारी हो जाएगी इसमें, क्लियर। उसके अलावा सीजीपीएससी का प्री का केवल इसी लेवल के एक और क्रैश कोर्स हमने ज्वाइन किया है, जिसमें जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही रहेंगे, सीजीपीएससी प्री से रिलेटेड। उसकी फीस अभी वर्तमान में 3,000 रखे हैं, बट शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने वो फीस को 1499 रखा हुआ है। तो शुरू के 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बाद जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं हमको उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो शुरुआत के 100 बच्चों के लिए 1499 फीस है। तो जल्द से जल्द आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कोर्स का लिंक तो दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हो। ये इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए 8770123687। बेझिझक इसमें कॉल करिए, बताइए कि कोर्स परचेस करना है, फिर पेमेंट वगैरह का सारे ऑप्शन आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये तो रहा क्रैश कोर्स, है ना, सीजीपीएससी का क्रैश कोर्स। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज तो सभी टॉपिक्स के, सभी एग्जाम्स के अवेलेबल हैं, बट फिलहाल हम सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो ये 359 रुपीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिलेंगे। पेपर 1 पेपर 2 के भी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सीसेट वाले, और सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, ठीक है। तो सर क्या अभी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो सारे वीडियोस अभी से मिल जाएंगे, सारे टेस्ट अभी से मिल जाएंगे? क्या नहीं, बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे तो बाकी टेस्ट भी हम अपलोड करेंगे, ठीक। जैसे करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर में अभी पूछ दो तो क्या मतलब, एग्जाम में तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी आने को है, ठीक है। तो उसके करंट अफेयर्स वाले जो टेस्ट हैं वो लास्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर 8770123687 ये नंबर सेव कर लीजिएगा, इसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं सीधे, एज क्वालिफिकेशन क्या है। तो भैया देखो, एज क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए 21 से 30 साल। सर हम तो सुने 35 साल 40 साल, हाँ वो छूट दे के है, 21 से 30 साल नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। और अगर डीएसपी की बात करें, डीएसपी पोस्ट के लिए भी आपको फिजिकल क्वालिफिकेशन रहने चाहिए आपके पास, मतलब हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट, और महिलाओं के लिए छूट है, बाकी लोगों के लिए छूट है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 21 से 28, कुछ छूट के साथ 21 से 28 साल डीएसपी के लिए रहता है, ठीक है, डीएसपी के लिए। और उसमें आगे अगर छूट होगा तो देखेंगे हम। फिलहाल नॉर्मल बाकी पोस्ट के लिए 21 से 30 साल, लेकिन ये किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो 35 साल
तक के लिए दिला सकता है। ठीक है, फिर अगर कोई पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई शासकीय सेवा में है, तो उनके लिए भी छूट होता है। ST SC BOC होते हैं तो उनके लिए भी छूट होता है, तो वो 40 साल तक का छूट चले जाते हैं। महिला है तो महिला के लिए भी छूट है। ठीक, लेकिन सभी छूट को मिलाकर 45 साल से ज़्यादा आप छूट नहीं ले सकते। 45 साल मैक्सिमम है। सब छूट मिला के भी, यानी मैं ST SC से कैंडिडेट हूँ, फैमिली भी, फीमेल भी हूँ, फिर निवासी भी हूँ, फिर शासकीय सेवा में पदस्थ भी हूँ, तो सब करके ऐसा नहीं कि 60-70 साल तक दिलाए जा रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं, 45 साल तक मैक्सिमम आप छूट ले सकते हो। इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, मैंने क्वालिफिकेशन बताया था, प्रारंभिक परीक्षा में एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के लिए, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए मिनिमम 33% आपको लाना है, तथा जो रिजर्व्ड है उनको 23% लाना है। रिजर्व में फीमेल भी रिजर्व कहलाएंगी। ठीक है, भले वो जनरल कैटेगरी की फीमेल हो, तो उनके लिए मिनिमम उतना क्वालिफिकेशन है, उतना तो भी आपको लाना पड़ेगा। क्लियर। एज के बारे में तो मैंने बता दिया था, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ठीक, मेंस के लिए अलग से एप्लीकेशन डालना होता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए, उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, चाहे 3 साल वाला 4 साल वाला, एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछते सर कि हम अभी अपियरिंग है तो दिला सकते कि नहीं दिला सकते। देखो, मेंस से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसका ना, मेंस के पहले आपके पास सारे डिटेल्स होने चाहिए, मतलब सारे जो क्वालिफिकेशन मांगे वो होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसे किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्हत हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हतकारी परीक्षा में बैठना चाहते हो, वो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। क्या बोला, समझा? ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे कैंडिडेट जो किसी परीक्षा में बैठे हो या बैठेंगे, मतलब अभी एग्जाम हो चुका है या एग्जाम होने वाला है, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट समझ लो जिसमें, अब उनको उम्मीद है कि भैया पास हो जाएंगे, और पास होने से तो इसमें ग्रेजुएशन मंगा है, पास होने से हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, हमारे पास वो डिग्री आ जाएगी जिसके लिए हम प्री के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ऐसे बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से भी आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी सरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। मतलब जो एग्जाम दिलाला, जिनका रिजल्ट आने को है, या एग्जाम दिलाएंगे और रिजल्ट में पास होने की उम्मीद है, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सारी चीजें देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे समस्त अभ्यर्थी के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्हत घोषित किए गए हों, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इस संदर्भ में वैध प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, इस टाइम तक सारे डिटेल्स, सारे जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हता, ठीक है, ग्रेजुएशन और उसके समकक्ष जो भी चीज़ें हैं सबके लिए अवेलेबल है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 साल की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। ये 3 साल की परीक्षा प्रोविजन पीरियड हर चीज़ के लिए होता है। कई बच्चे देखो गवर्नमेंट जॉब रहता है, उसके बावजूद उसके नोटिफिकेशन में एक लाइन पढ़ते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होगी, 3 साल की परीक्षा अवधि पर होगी या 2 साल की परीक्षा अवधि पर होगी। ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन जाता है कि सर ये क्या गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी आप पोस्ट में जाओगे, प्रोबेशन पीरियड रहता ही है, परीक्षा अवधि रहेगी आपकी, परीक्षा अवधि 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड रहता है। मतलब उस टाइम में आपको परमानेंट नहीं किया जा रहा था, तो सर उसके बाद भगा सकते कि देखो इतना आसान नहीं है भगाना। एकदम से आप कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर रहे हो, घूस नहीं ले रहे हो, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो जिसमें आपको हटाया जाना मजबूरी हो जाए, तब तक नहीं हटाया जाते। तो प्रोबेशन पीरियड रहता है, ऐसे कोई बाध्यता नहीं कि भैया आप वापस फिर से एग्जाम दिलाना होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ गलती होती है तो कभी कभार परीक्षा अवधि को बढ़ा दिया जाता है। 3 साल था 3.5 साल कर दिए, 4-5 महीने लेट कर दिए, ऐसे कर देते, लेकिन एग्जाम से नहीं निकलता। ये गवर्नमेंट जॉब ही होता है। ठीक है, क्लियर। आयु की गणना, हाँ सर 21 साल का तो हूँ, लेकिन मैं मार्च में होने वाला हूँ या जिस दिन पेपर दिलाऊंगा उस दिन होगा। आयु की गणना कहाँ से होगी? 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 से, समझ गए, 1 जनवरी 2023 से होगी, 24 से भी नहीं भैया। कहाँ से? 23 से, 1 जनवरी 2023 से गणना होगी आपकी। क्लियर। अभी आप 21 साल के हो कि नहीं हो पता नहीं, इस तारीख से आपका होना चाहिए। ठीक। राज्य आरक्षी सेवा के रूप में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पदों के लिए अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में छूट और शारीरिक मान निम्नानुसार होंगी। तो मैंने बताया था 21 से 28 साल, और इसमें ये सब छूट वगैरह है 5 साल वगैरह के। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो एज है 21 से 28 साल है, मतलब बाकी के तुलना में इसमें थोड़ा कम एज दिया जाता है। डीएसपी पुलिस रहे उस डिपार्टमेंट में जाए भैया, और 168 सेंटीमीटर हाइट वगैरह भी इसमें दिए गए थे। ठीक, सीना ये सब बताया हुआ, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के, और 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये सुधी पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम इतना हाइट आपके पास होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं सारे लाइन से। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं कि मेरे ख्याल से, और बाकी नोटिफिकेशन जो आपको लगे रिक्वायरमेंट है आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं कि भैया अब एग्जाम कैसे क्लियर करने चाहिए, है ना, एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए। बीच बीच में हम और वीडियोस लेकर आएंगे, बट फिलहाल इसमें जो शुरुआती दौर पे आपको करना है, क्या करना है देखो बता देता हूँ आपको। दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 सी सेट बोल सकते हो, या इसमें मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी, ये सब शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक, क्लियर। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स के हो तो 33%, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के हो या फिर फीमेल हो, भले वो जनरल के हो किसी के भी हो, तो 23% से क्वालिफाई करना है। तो कई बच्चों को लगता है कि एकदम ज़्यादा तवज्जो इसमें नहीं देना है, लेकिन भैया अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है मैथ्स बनाने में, तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको इसमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि एकदम इजी लेवल के नहीं देता, थोड़ा बहुत ऐसा टफ कर देता है कि भैया इसी में ही लोगों का टाइम बीत जाता है, इसी में ही कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसी को सॉल्व नहीं कर पाते। ये भी लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, 33% या 23%। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देना है। ठीक, पेपर 1 में आमतौर पे 100 क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो 50 क्वेश्चन नॉर्मल वेटेज रहता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता, बट 50-50 के रेशियो बनते हैं। 50 का आपका इंडियन जी के रहेगा, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है, और 50 का आपका सीजी जी के रहेगा, इसमें भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स शामिल है। ठीक है, अब इंडियन जी के और छत्तीसगढ़ जी के 50 क्वेश्चन, अगर आप 2.5 महीने में अभी पहले दिन से शुरुआत कर रहे हैं, आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े, फिर भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको वेटेज का ध्यान देना होगा। आपके पास लिमिटेड टाइम होंगे। आप अगर दिन में मान के चलो 4 घंटे निकाल पा रहे हो, 5 घंटे निकाल पा रहे हो, 6 घंटे निकाल पा रहे हो, जितना भी समय आप देना चाहते हो या दे सकते हो, ठीक है, तो इसको बराबर बराबर वेटेज देना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन जीके में जैसे कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री या कोई एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, अकेले आप जितने समय में पॉलिटी पढ़ेंगे ना, उतने समय में आप छत्तीसगढ़ जीके पढ़ सकते हो। जितना डीप डीप घुस के इसको पॉलिटी को पढ़ोगे, उतना इसको कवर कर सकते हो। तो सोचो अकेले पॉलिटी को दोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना मार्क्स ला सकते हो? 8 से 10, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे, मिलेंगे। और वही उतना ही समय आप छत्तीसगढ़ जी के रहोगे ना, तो 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब 50 के 50 तो जरूरी नहीं कि हो सकते बन जाए आपके, लेकिन 50 में 45-40 इस लेवल तक आप स्कोर कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ जितना टाइम आप दे रहे हो ना, अगर आप दिन के 4 घंटे ही दे पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा देना है आपको, सपोज आप 4 घंटे दे पा रहे हो मिनिमम, तो 2 घंटे छत्तीसगढ़ को और 2 घंटे इंडियन जीके को। इंडियन जीके का फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कर रहे हैं। लेकिन डेली आपको इसमें कम से कम 2-2 घंटे, 50% पोर्शन आपको इसको देना है, तभी आपका क्लियर होगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ जीके में आप कम स्कोर करोगे, आपके प्री निकालने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, समझ बात। तो इन दोनों को बराबर वेटेज देना है। तो सर इसको कब दे? तो हर दूसरे तीसरे दिन में, चौथे दिन में इसको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक, हर दूसरे तीसरे दिन में इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो क्वालिफाई कई बच्चे सीख नहीं कर पाते। इधर अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, 150 160 ला ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स फिर काउंट ही नहीं होंगे। अब इस बार ये एग्जाम निकालना क्यों आसान है, उसके कुछ तर्क प्रस्तुत करता हूं आपके पास। देखो, आपका कंपटीशन है किससे? आपका कंपटीशन किससे है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों से, भीड़ से नहीं है। जो 2 लाख 3 लाख फॉर्म भर दिए, 1 लाख 2 लाख फॉर्म भर दिए, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कंपटीशन है। अब पढ़ने वाले बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है अभी देखना, क्योंकि भैया कोई भी आप एग्जाम निकालोगे ना, फोकस्ड रहना जरूरी है। अब पढ़ने वाले बच्चों के पास अभी सीजीपीएससी का एग्जाम आ गया, तो सीजीपीएससी के प्री के लिए फोकस करेंगे। कोई तो साथ में प्री है, साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करता है, तो मेंस के लिए भी कोई तैयारी कर रहा होगा, मेंस और प्री दोनों साथ में। तो ये सीजीपीएससी को तो एक मैं मान रहा हूँ। व्यापम का एक अभी मंडी बोर्ड से रिलेटेड अच्छे पोस्ट है, अच्छे लेवल के पोस्ट है, किसी बच्चे का ध्यान उधर भटका होगा। ठीक है, 90% आबादी तो भैया प्रयोगशाला परिचारक को देख रही होगी कि 10वीं बेस पे एग्जाम है, प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम है। तो आधे लोग, क्योंकि बहुत लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रहता है, एक ही एम रहता है कि पहले मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, डिप्टी कलेक्टर बाद में बन जाएंगे। तो ऐसे लोग हो सकते हैं इस पर ध्यान ना देके, हो सकता है इनकी बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन इसको नज़रअंदाज करके वो इसमें घुसे होंगे। एक सहकारिता वाला एक और पेपर बचा हुआ है ना, एक पेपर हुआ ही। अब देखो, जिनके सहकारिता के अच्छे मार्क्स आए होंगे ना, सहकारिता अधिनियम उन्होंने पूरा पढ़ा होगा, और एक एग्जाम जो होना है उनको लगेगा ना कि मैं इतना अच्छा मार्क्स लाया लिया, भले सेलेक्ट हुआ नहीं, वो अलग बात है। सहकारिता का एक पेपर और बचा है, तो मैं इसमें ध्यान दे देता हूँ। तो सोचो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अलग अलग क्षेत्र में बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? मैंने बोला जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है उनसे तो कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉप के 10,000 बच्चे हैं, वो भैया 10,000 15,000 जो भी बच्चे होंगे, इन सब में अपना ध्यान भटका के रहेंगे।
आपको डिसाइड करना है कोई एक एग्जाम है कि भैया मेरे को सीजीपीएससी प्री निकालना है कि ये जॉब लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ सीजीपीएससी प्री के लिए फोकस कर रहे हैं ना, तो मैं बोला ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग है। फिर कुछ लोग तो सिर्फ हॉस्टल वार्डन जो कि अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा चुनाव के बाद, वो भी आने की संभावना है, फिर उसमें घुसेंगे। तो इतने सारे अलग अलग एग्जाम, और सर लेकिन सिलेबस तो सबका कॉमन रहेगा कि नहीं है, इसमें अलग अधिनियम है, इसमें अलग अधिनियम है, इसकी अलग तैयारी है। प्रयोगशाला परिचारक में 60 मार्क्स का साइंस है तो उसका वेटेज अलग ही है, ठीक है। तो सबका अलग अलग सिलेबस है, हल्का फुल्का मिलता जुलता, लेकिन थोड़े बहुत अलग हैं। ज़्यादा टाइम ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो कोई सोचेगा मैं सब कर लूँ तो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी ने एक न एक में फोकस होगा। तो 10,000 12,000 के जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं, उन लोगों का ध्यान इसमें बढ़ सकता है और वो फायदा आपको मिलेगा अगर आप किसी एक एग्जाम पर ही फोकस करें तो, ठीक है। तो इसलिए इसी एग्जाम को निकालना काफ़ी आसान होगा, इसलिए मैं कह रहा था। और बेशक ये तर्क सही है और आपको ये फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।